हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ऑल्टरनेरिया, जो कि आलू में अगेती अंगमारी रोग फैला रहा था। ठीक है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई स्पीसीज जो है वो सोलेनेसी फैमिली मीन्स आलू, टमाटर आदि में अगेती अंगमारी या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज कर रही थी। उसकी जो डिजीज़ साइकिल थी वो मैंने आपको समझा दी थी कि उसमें कोनिडिया से प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फिर जिस प्लांट में वो इन्फेक्शन करता है फिर उसमें फिर से वो कोनिडिया 4 पे कोनिडिया बनाता है। फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वायु के द्वारा उस पे बने कोनिडिया का फिर से प्रकीर्णन होता है और किसी हेल्दी प्लांट को वो इन्फेक्ट करता है तो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और इस तरह से उसमें डिजीज़ का या उस डिजीज़ की लाइफ साइकिल चल रही थी। फिर उसमें आते हैं आपके डिजीज़ मैनेजमेंट। तो डिजीज़ मैनेजमेंट या उस डिजीज़ का कंट्रोल क्या था? एक तो क्रॉप रोटेशन मीन्स सस्यावर्तन। अगर फसल को बारी दर बारी अलग अलग उगाया जाए, मीन्स जैसे कि पहले गेहूँ उगा दिया तो फिर जौ उगा दिया, फिर उसके बाद में कोई दूसरी फसल, तो इस प्रकार से भी अल्टरनेरिया से जो संक्रमण हो रहा है उससे बचा जा सकता है। ठीक, मीन्स उसमें क्रॉप रोटेशन किया जाए, फसल चक्र चलाया जाए, जो आपको पता है क्या होता है। सेकंड उसमें ये है कि जो कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उस इन्फेक्टेड प्लांट को या तो जला दो या फिर उसको गड्ढा खोद के गाड़ दो, इट मीन्स उसको नष्ट कर दो। थर्ड पॉइंट ये है कि जो उसमें आलू के ट्यूबर होते हैं या मैं यूँ कहूँ कि सीड्स होते हैं, उन्हें पहले फंजीसाइड से उपचारित किया जाए और उपचारित करने के बाद में उसे बोया जाए। ठीक है, और उस पर जिनेब का छिड़काव किया जाए तो भी इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। उसके अलावा जो सोलेनेसी फैमिली की रेसिस्टेंट स्पीसीज है, अल्टरनेरिया से रेसिस्टेंट स्पीसीज या प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके भी अल्टरनेरिया के द्वारा उत्पन्न रोग को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है पक्सीनिया। पक्सीनिया एवं गेहूं का काला कीट रोग। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है इसके साथ ही मैं आपका ये पेपर क्लोज करूँगी और जो अप नेक्स्ट क्लास होगी इससे आगे की ये क्लास और उससे जो आगे जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपका थर्ड पेपर शुरू करवाऊंगी। ठीक है, तो ये इस डिजीज़ के साथ ही मैं आपका ये पेपर क्लोज करवाऊंगी। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये डिजीज़ है पक्सीनिया एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट मीन्स गेहूं का काला कीट रोग। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी डिजीज़ किसी फसल को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रही है तो उस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, जीनस। यूमाइकोटा, बेसिडियो, माइकोटिना, टेलियोमाइसिटीज, पक्सिनिएसी
और पक्सिनिया। तो इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पक्सिनिया के वर्गीकरण में आता है डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। जो मैंने अल्टरनेरिया पढ़ाया था वहाँ पे यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी। वो क्या हुई थी कि यहाँ पे मैंने ड्यूटेरोमाइकोटिना लिखवाना था, मैंने ड्यूटेरोमाइकोसिटीज लिखवा दिया था। ठीक है, तो उसको क्लियर कर लेना। तो सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास है टीलियोमाइसिटीज क्योंकि इसमें टीलियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्डर है पक्सिनिएसी और जीनस है पक्सिनिया। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इनके अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर देखो हम बात करेंगे सेकंड थिंग इसके हैबिटेट की। ठीक है, तो इसके आवास की अगर हम बात करें तो ये भी सर्वव्यापी होता है, मीन्स ये विश्व में हर जगह पाया जाता है। इसकी अब तक 1400 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी है, जिनमें से 148 स्पीसीज रोग उत्पन्न कर सकती है। तो इसकी अब तक कितनी स्पीसीज ज्ञात हो गई? 1400 स्पीसीज ज्ञात हो गई और उनमें से 148 स्पीसीज रोग उत्पन्न कर सकती है। अब हम अगर बात करें इसके आवास की तो क्या करता है, जैसे कि पक्सिनिया ग्रेमिनी, तो पक्सिनिया ग्रेमिनी किस पे रोग उत्पन्न करेगा? जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि घास फूल पे, मीन्स वो गेहूं पे अपना इन्फेक्शन करेगा। तो जैसे कि इसके आवास की बात करें तो पक्सिनिया ग्रेमिनी गेहूं पे अपना इन्फेक्शन करेगा। पक्सिनिया हॉर्डी किस पे इन्फेक्शन करेगा? हॉर्डी मीन्स जौ का, है ना। तो पक्सिनिया हॉर्डी जौ पे अपना इन्फेक्शन करेगा। ओके, और उसके बाद में आता है पक्सिनिया हेलेनाई। ठीक है, तो वो जौ पे अपना सनफ्लावर पे अपना इन्फेक्शन कोज करेगा। तो ये तो हुई है इसके आवास की बात। अब हम बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस का कवक जाल ब्रांच्ड होता है, मीन्स शाखित होता है। उसके अलावा केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, पट्ट युक्त होता है, मीन्स सेप्टेड। और उसके अलावा उसमें क्या होगा? हॉस्टोरिया, जिसे कहते हैं चूषकांग। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पक्सिनिया का जो हाइफल फिलामेंट है, जिसे कवक तंतु कहते हैं, वो कवक तंतु शाखित होता है, पट्ट युक्त होता है और उसमें चूषकांग पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो होस्ट के टिश्यूज या ऊतकों से पोषण अवशोषित करने का कार्य करता है। और जो पक्सिनिया ग्रेमिनी होता है या ग्रेमिनिस होता है, उसमें जो प्राथमिक होस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें गेहूं। इसमें ये सेकेंडरी माइसीलियम बनाता है। ठीक है, और जो इसका अल्टरनेटिव या एकांतरित होस्ट होता है, वो होता है बारबेरी की झाड़ी, जिसपे ये प्राइमरी माइसीलियम बनाता है। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें
तो पक्सिनिया का प्राथमिक जो होस्ट होता है वो प्राथमिक होस्ट क्या होगा, गेहूं। ये प्राथमिक होस्ट क्या होगा, गेहूं। मीन्स ये गेहूं से अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। और गेहूं पे कौन से माइसीलियम का निर्माण करेगा, द्वितीय कवक जाल का निर्माण करेगा। जबकि इसका एकांतरित होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट क्या होगा, बारबेरी की झाड़ी, और ये उस पर प्राथमिक कवक जाल का निर्माण करेगा। इट मीन्स वो एक बार किस पे इन्फेक्शन करेगा, गेहूं पे, फिर उसके बाद में बारबेरी की झाड़ी पे, फिर गेहूं पे, फिर बारबेरी की झाड़ी पे, ऐसे अल्टरनेटिव उसमें इन्फेक्शन चलता रहेगा। तो इस तरह हम बात करते हैं इसमें बनने वाले डिफरेंट स्पोर्स की। मैंने बताया था कि आपके इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, या तो डिजीज साइकिल पूछ लेते हैं, या फिर उस डिजीज़ पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप के एक रिप्रोडक्शन को भी पूछ सकते हैं, और उसमें पाए जाने वाले सभी रिप्रोडक्शन को भी पूछ सकते हैं। तो ये जो डिजीज़ है उसमें से इसमें डिफरेंट टाइप के कुछ स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स पे भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं या शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। तो मैं बारी बारी एक एक यहाँ पे स्पोर की बात करूँगी। तो फर्स्ट है यूरिडोस्पोर। हाँ, सबसे पहले उन स्पोर्स की बात करें तो ये पहला इन्फेक्शन कहाँ करेगा, गेहूं के पौधे पे। तो गेहूं के पौधे पे ये द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करता है, तो उससे बनते हैं यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स। फिर सेकंड जो बारबेरी की झाड़ी पे ये इन्फेक्शन करेगा, वहाँ पे बनते हैं स्पर्मेशिया और एसियोस्पोर्स। ये इस तरह से इसमें इन्फेक्शन चलता रहता है। और टीलियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से या इन टीलियोस्पोर्स से आगे बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्राथमिक कवक तंतु होगा वो क्या होगा, बारबेरी की झाड़ियों पे। तो इसका प्राइमरी होस्ट तो होगा गेहूं, तो प्राइमरी होस्ट पे ये द्वितीयक माइसीलियम या सेकेंडरी कवक जाल का निर्माण करते हैं। गेहूं के पौधे पे ये द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये इस पे यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये अपना एकांतरित जीवन चक्र बारबेरी की झाड़ी पे कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे ये प्राथमिक कवक तंतु का निर्माण करते हैं या कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पे स्पर्मेशिया व एसियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। आगे चलकर टीलियोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे कहते हैं सेकंड स्टेज। आपके स्पोर्स पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है कि टीलियोस्पोर पे शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। और डिफरेंट स्पोर्स पे भी आपके शॉर्ट नोट आ सकते हैं, या फिर इस पे डेफिनेशन आ सकती है कुछ, जैसे कि 1 नंबर की कि टीलियोस्पोर को परिभाषित कीजिए या यूरिडोस्पोर को परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो ये है यूरिडोस्पोर्स, ये है इसकी सेकंड स्टेज, ठीक है। तो इसे कहेंगे यूरिडो बीजाणु द्वितीयक अवस्था। तो बारबेरी के तने में या बारबेरी के तने में इन्फेक्शन करने के बाद में उसमें बनते हैं एसियोस्पोर्स। ये जो एसियोस्पोर्स बनते हैं
ये एसियोस्पोर्स बाद में गेहूं के पौधे को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कैसे होगा वो देखो आप कि बारबेरी की झाड़ियों को संक्रमित करने के बाद में एसियोस्पोर्स गेहूं के पौधे को संक्रमित करते हैं। वहाँ पे ये इन्फेक्शन फैला के जर्मिनेशन शो करेंगे और इनसे बनने वाले जो स्पोर्स हैं मीन्स इनके जर्मिनेशन से कौन से स्पोर्स बनेंगे, यूरिडोस्पोर्स। इन यूरिडोस्पोर्स के ग्रुप को यूरिडियम कहते हैं। तो पक्सीन या बारबेरी की झाड़ी को संक्रमित करने के बाद में बारबेरी के तने पे एसियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं और एसियोस्पोर्स जब बनते हैं तब वो जाके गेहूं के पौधे को संक्रमित करेंगे। जब ये गेहूं के पौधे को संक्रमित करते हैं तो इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। मीन्स वो गेहूं की पत्तियों या तने पे ये एसियोस्पोर्स चले जाएंगे और जब ये एसियोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके किसका निर्माण करेंगे, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण करेंगे। ये जो यूरिडोस्पोर्स है इनके समूह को या ग्रुप को यूरिडियम कहते हैं। ये यूरिडियम गहरे पीले भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये यूरिडियम या यूरिडोस्पोर्स श्रृंखला में बनते हैं। तो ये कैसे दिखाई देंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वो देखो कि जब ये यूरिडोस्पोर्स बनते हैं तब ये यूरिडोस्पोर्स उस पत्ती की या होस्ट की जो लीफ होती है, तो यहाँ पे होस्ट अब क्या होगा, गेहूं का पौधा। तो यूरिडियम किसे कहेंगे कि यूरिडोस्पोर्स के समूह को यूरिडियम कहते हैं। ये यूरिडियम कैसे किस कलर के होते हैं, गहरे पीले भूरे कलर के होते हैं। और जब ये यूरिडोस्पोर्स बनते हैं गेहूं के पौधे में तब क्या होता है कि जो ये गेहूं की पत्तियां होती हैं उन गेहूं की पत्तियों पे ये दीर्घवृत्ताकार स्पॉट्स या चकत्तों के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो चकत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इट मीन्स इसमें यूरिडोस्पोर्स बहुत ज़्यादा निर्मित होते हैं। तो इन यूरिडोस्पोर्स का इस होस्ट की, तो यहाँ पे होस्ट क्या है, गेहूं, तो इस होस्ट की एपिडर्मिस में इस पत्ती की एपिडर्मिस या अधिचर्म पे एक दबाव बनता है। दबाव के कारण क्या होता है कि ये होस्ट की एपिडर्मिस फट जाती है। फट जाने से यूरिडोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो क्या हुई, ये तो यहाँ से फर्स्ट हो गई, सॉरी ब्रस्ट हो गई या फट गई। तो ये देखो यह है होस्ट की एपिडर्मिस, ये है इसमें यूरिडोस्पोर्स। और मैंने बताया था कि इनमें चूषकांग पाए जाते हैं। तो ये कोशिकाओं के इंटरसेल्युलर स्पेसेज में जाके या अंतरकोशिकीय अवकाशों में जाके क्या करेंगे, ये पोषण का अवशोषण करने का कार्य करेंगे। तो ये हो गए इसमें चूषकांग जिन्हें होस्टोरिया कहते हैं। ये हो गए यहाँ पे टिश्यूज जिन्हें कहते हैं उत्तक। ठीक है, ये है होस्ट की एपिडर्मिस जो यहाँ पे फट चुकी है। और ये है इसमें यूरिडोस्पोर्स, ये है माइसीलियम। तो देखो क्या हो गया
कि जब इन यूरिडोस्पोर्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये यूरिडोस्पोर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो क्या करेंगे, ये होस्ट की एपिडर्मिस को ब्रस्ट कर देते हैं या फाड़ देते हैं। फाड़ के इनमें से क्या मुक्त होंगे, यूरिडोस्पोर्स। तो यूरिडोस्पोर्स देखने में कैसे होते हैं, ऐसे। ये अंडाकार संरचनाएं होती है जो पीले भूरे रंग की होती है, ठीक है। पीले भूरे रंग की होने के साथ में इनमें क्या क्या होता है कि यह द्विकेंद्र की अवस्था दर्शाते हैं। मीन्स इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं और ये एक कोशिका। तो ये एक कोशिकीय द्विकेंद्र की संरचना होती है जिसकी भित्तियाँ 2 प्रकार की होती है, बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति। बाहरी भित्ति को कहते हैं एक्साइन और आंतरिक भित्ति को कहते हैं इंटाइन, ठीक है। तो ये है एक यूरिडोस्पोर की स्ट्रक्चर। तो जब यूरिडोस्पोर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में क्या होता है कि जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है उस पर दबाव बनता है, दबाव बनने के कारण वो एपिडर्मिस फट जाती है, उससे यूरिडोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। ये यूरिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये अंडाकार होते हैं, उसके अलावा ये एक कोशिकीय द्विकेंद्र की होते हैं। मीन्स इसमें 2 केंद्रक होते हैं और एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये पीले भूरे रंग के होते हैं। इनकी इंटाइन या आंतरिक भित्ति चिकनी होती है, वो पतली होती है, जिसपे 4 जर्म पोर पाए जाते हैं। जर्म पोर मीन्स जनन छिद्र। और इस इंटाइन के चारों ओर खुरदरी और कंटकों युक्त बाह्य भित्ति होती है जो मजबूत होती है, ठीक है। अब जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब इसमें अंकुरण होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें यूरिडोस्पोर्स बन गए। ये यूरिडोस्पोर्स में क्या पाए जाते हैं, मैंने बताया जर्म पोर्स पाए जाते हैं। तो देखो जब इस पर नमी आएगी, इसे उपयुक्त वातावरण मिलेगा तो इसमें से जर्म ट्यूब में से जर्म पोर में से मीन्स जनन छिद्रों में से जनन नलिकाओं का विकास होगा। तो ये संरचना ऐसी बनेगी, वो देखना आप। ये इसका हो गया जर्मिनेशन। अब एक बात ध्यान रखना कि इसमें 4 जनन छिद्र है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से 4 जनन नलिकाएं ही निकलेगी। एक जनन छिद्र में से एक से अधिक जनन नलिकाएं भी निकल सकती है। तो ये हो गया इसका अंकुरण, जिसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। जब उसे उपयुक्त तापमान मिलेगा, नमी मिलेगी, ठीक है, इसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, तब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये जर्मिनेशन हो गया, इसमें से जर्म पोर में से जनन नलिका निकल गई या जनन ट्यूब निकल गई, जिसे कहते हैं जर्म ट्यूब, ठीक है। ये जनन नलिका निकल गई, ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, ये आगे जाके कवक जाल का निर्माण करेगी। तो देखो ये स्टेज, ये यहाँ से मुक्त हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से इसका जर्मिनेशन हुआ। अब जर्मिनेशन होने के बाद में क्या होगा कि ये होस्ट के टिश्यूज़ में प्रवेश करेगा। मीन्स ये ऐसी अवस्था में दूसरे होस्ट के टिश्यूज़ में, ये यहाँ पे आ गया होस्ट, तो ये हो गया संक्रमित प्लांट, ठीक है। ये है स्वस्थ प्लांट। तो जब इसमें यूरिडोस्पोर्स बनते हैं तो यूरिडोस्पोर्स क्या करेंगे, किसी फिर हेल्दी प्लांट की सेल्स में छिद्रों के द्वारा, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा, उसमें अपना माइसीलियम के थ्रू घुस जाएंगे, ठीक है। अब ये माइसीलियम जब ग्रो करेगा, जिसे हम जनन नलिका कह रहे हैं, ये आगे जाके किसका निर्माण करेगा, कवक तंतु का। ये कवक तंतु किसमें प्रवेश करेगा, एक स्वस्थ प्लांट में, और इस तरह ये इन्फेक्शन करता रहता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम टीलियोस्पोर्स की। या टीलियो बीजाणु। तो ये कौन सी स्टेज आ गई? ये आ जाती है थर्ड स्टेज। तो जब ये यूरिडोस्पोर्स किसी स्वस्थ प्लांट पे इन्फेक्शन करते हैं तो किसका निर्माण करेंगे? माइसीलियम बनाएंगे, और वो माइसीलियम फिर से क्या करेंगे? फिर से यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे। भाई जब आपको पता है कि यूरिडोस्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे, तो जब जर्मिनेशन करेंगे या अंकुरित होंगे तो फिर से यूरिडोस्पोर्स ही बनाएंगे। लेकिन जनन की प्रतिकूल परिस्थितियों में, या जब ये पक्सिनिया मर रहा होता है, अपनी लाइफ साइकिल के एंड पे होता है, तब ये क्या करता है कि ये जो इसने यूरिडोस्पोर्स बनाए, ये यूरिडोस्पोर्स नहीं बना के क्या करता है? टीलियोस्पोर्स का निर्माण करता है, या टीलियो बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो क्या होगा कि जब पक्सिनिया अपनी लाइफ साइकिल के एंड पे होता है, या उसकी लाइफ साइकिल समाप्त होने वाली होती है, तो वह यूरिडोस्पोर्स के स्थान पे टीलियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो भी माइसीलियम पे ही पाए जाते हैं, और इन टीलियोस्पोर्स के ग्रुप को टीलियम कहते हैं। जैसे कि यूरिडियोस्पोर्स के ग्रुप को यूरिडियम कहते हैं, वैसे ही टीलियोस्पोर्स के ग्रुप को टीलियम कहते हैं, जो जर्मिनेट होकर टीलियोस्पोर्स का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये टीलियोस्पोर्स कैसे होते हैं? हाँ, जब गेहूं के पौधे में टीलियोस्पोर्स बनते हैं तब उस टाइम क्या होता है कि जो होस्ट की लीफ होती है उस पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा टीलियोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है, तब ये एपिडर्मिस फटेगी और एक काली काली रस्ट के ये समान या किट के समान उस पर स्त्रवण देखा जाएगा, सीक्रेशन देखा जाएगा जो काले पाउडर जैसा होगा। तो उसे क्या कहेंगे? इसी कारण इसे ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि काले रंग का सीक्रेशन उस पर देखा जाएगा। तो ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं, वो टीलियोस्पोर्स की अगर मैं संरचना की बात करूं तो ऐसी होती है। इसमें यह द्विकोशिकीय संरचना होती है। तो कैसी होगी? ये टीलियोस्पोर्स द्विकोशिकीय संरचना होती है, जिनके समूह को टीलियम कहते हैं। ये द्विकोशिकीय होने के साथ में द्विकेंद्रकी व द्विगुणित होती है। देखो, ये समझो आप, ये है टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखो, ये द्विकोशिकीय संरचना होती है जो द्विकेंद्रकी होती है। देखो, सॉरी, द्विगुणितकी या डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड को कहते हैं द्विगुणित। तो यह द्विकोशिकीय संरचना होती है जो द्विगुणित होती है, मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो हैप्लॉइड नहीं, वो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। और ये जब जर्मिनेशन शो करता है तो जर्मिनेशन शो करके वैसे इसमें जर्मिनेशन होगा, और ये उसी प्रकार से होस्ट के एपिडर्मिस को फाड़ देंगे और उसको फटने के बाद में अपने टीलियोस्पोर्स को मुक्त करेगा, और इस तरह इसमें से साइकिल चलता रहता है। ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं ये भी पीले भूरे रंग के ही होते हैं। ये गोलाकार संरचनाएं होती है, द्विवृत्तीय संरचनाएं होती है। इनका बाहरी जो आवरण होता है वो खुरदरा होता है और कठोर होता है। इनकी आंतरिक जो भित्ति होती है वो चिकनी व मुलायम व पतली होती है, जिसपे 2 जर्म पोर्स पाए जाते हैं, जहाँ उस पर 4 जर्म पोर पाए जाते थे। और उन जर्म पोर्स के माध्यम से ये जनन नलिका का निर्माण करते हैं, जो आगे जाके कवक जाल का निर्माण करते हैं। और इसके आगे की जो स्पोर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।